नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पर बात करने वाले हैं जिन्होंने तलवारों या चरखों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ाई लड़ी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भगवान दास की। हमारे पास उनके जीवन और दर्शन पर कुछ दिलचस्प सामग्री है और आज हम इसी में गहराई से उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बुद्धिजीवी, एक स्कॉलर, आखिर एक क्रांतिकारी कैसे हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो 12 साल की उम्र में मैट्रिक और 17 साल की उम्र में एमए कर लेता है, फिर ब्रिटिश राज में डिप्टी कलेक्टर जैसा बड़ा पद हासिल करता है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? लेख में लिखा है कि उन्हें प्रशासनिक सत्ता से ज्यादा सार्वजनिक कार्य में रुचि थी, पर इसका असली मतलब क्या था? और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उनका ये जो त्याग था, वो सिर्फ कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, ये उनके गहरे दर्शन का हिस्सा था। वो मानते थे कि असली स्वतंत्रता मन की स्वतंत्रता से शुरू होती है। इसीलिए उन्होंने उस सरकारी नौकरी को एक पिंजरे की तरह देखा। पिंजरे की तरह? हाँ, एक ऐसा पिंजरा जो उनकी सोच को, उनके काम को सीमित कर रहा था। असली आजादी तो मन की आजादी है। अच्छा, तो ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। शिक्षा पर उनके विचार भी फिर तो इसी सोच से जुड़े होंगे। बिल्कुल। उस समय के हिसाब से तो ये विचार क्रांतिकारी थे। उनका साफ मानना था कि शिक्षा में सरकार का दखल पूरे सामाजिक ढांचे में जहर घोल देगा। जहर घोल देगा, काफी सख्त शब्द है। हाँ, क्योंकि वो रट्टा मारने वाली परीक्षा प्रणाली के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए तो उन्होंने काशी विद्यापीठ जैसे संस्थानों का नेतृत्व किया, जहां मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं था, मकसद था युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना जगाना। ये तो हुई शिक्षा की बात। अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो उनका राजनैतिक और सामाजिक दर्शन क्या था? क्योंकि एक तरफ वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही पश्चिम के समाजवाद को भी खारिज कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने पश्चिम के समाजवाद के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया है, यांत्रिक समाजवाद। एक मिनट, यांत्रिक समाजवाद? जी। इसका मतलब क्या वो इसे एक मशीन की तरह बिना आत्माओं वाली कोई चीज मानते थे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनके मुताबिक पश्चिमी समाजवाद और साम्यवाद सिर्फ भौतिक बराबरी की बात करते थे, इंसान की आध्यात्मिक जरूरतों को वो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। इसीलिए उन्होंने भारत के लिए एक अलग रास्ता सुझाया। और वो था? जी, वैदिक समाजवाद। ये सुनने में बहुत अनोखा है। ये था क्या असल में? देखिए, ये प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन एक बहुत बड़े एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ। अच्छा। उन्होंने कहा कि वर्ण या जाति जन्म से नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म और उसकी योग्यता से तय होनी चाहिए। अच्छा, मतलब काम से पहचान, जन्म से नहीं। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां आपका सामाजिक दर्जा आपके काम से तय हो, आपके परिवार से नहीं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी तो नजर आता है ना। एक तरफ वो जन्म आधारित व्यवस्था के इतने खिलाफ हैं, जो बहुत प्रगतिशील सोच है, पर लेख कहता है कि उन्होंने बाल विवाह और अस्पृश्यता का तो विरोध किया, लेकिन तलाक को एक अनुशासनहीनता मानकर उसका विरोध किया। इसे कैसे समझें? ये उनकी विचारों की जटिलता दिखाता है। वो एक ही साथ सुधारक भी थे और परंपरावादी भी। जहां उन्हें लगा कि कोई प्रथा समाज की नींव को कमजोर कर रही है, जैसे जन्मना जाति, तो उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन जहां उन्हें लगा कि तलाक जैसी चीज से परिवार का अनुशासन बिगड़ेगा, तो वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। वो हमेशा एक संतुलन खोजते थे। शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत सभी धर्मों को एक साथ देखने की उनकी दृष्टि थी। लेख में एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि उन्हें हिंदू शब्द ही पसंद नहीं था। सही कहा। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। उनके लिए हिंदू शब्द का मतलब उन कर्म कांडों से जुड़ गया था जो बाद में आए। वे वैदिक धर्म शब्द को प्राथमिकता देते थे, जिसे वे वैज्ञानिक धर्म कहते थे। उनकी किताब द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स इसी विचार का एक तरह से घोषणा पत्र थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भगवान दास सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी या विद्वान नहीं थे। वे एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो आधुनिक प्रगति और अपने आध्यात्मिक मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाए रखे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा स्वराज्य केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, बल्कि मन की मुक्ति है, आत्मा की एकता है। और ये आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां पहचान अक्सर जन्म से जुड़ी होती है, डॉक्टर भगवान दास का यह विचार कि सामाजिक स्थिति पूरी तरह से योग्यता और कर्म पर आधारित होनी चाहिए, क्या हमारे समाज और न्याय की मौजूदा धारणाओं को एक बड़ी चुनौती नहीं देता?